हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चुनाव के बाद भी बिहार का सियासी पारा गर्म है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू यादव कथित फोन कॉल के आरोप में फंसे हुए हैं। आरोप यह भी है कि वो एनडीए की सरकार को गिराने की साजिश में है। वहीं दूसरी तरफ लालू के बेटे तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। तेजस्वी लगातार नीतीश को घेरने में लगे हैं। आखिर बिहार के इस बवाल के पीछे चल क्या रहा है? तेजस्वी ने अब तक हार क्यों नहीं मानी? लालू के कथित फोन कॉल पर बवाल। पासवान की बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है। तेजस्वी के बयान पर हंगामा। बकवास ही बोल रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। गिनती कराइए। चुनाव के बाद बिहार में सियासी संग्राम का सीजन 2 चल रहा है। एक तरफ कथित फोन कॉल के आरोप में फंसे लालू विरोधियों के निशाने पर हैं, वहीं दूसरी ओर लालू के लाल तेजस्वी ने सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। अंदाजा ये था कि नीतीश के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार की सियासी सरगर्मी कुछ दिनों के लिए ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। नीतीश की नई सरकार बनते ही बिहार की सियासत में फिर से उबाल आ गया। नीतीश की नई सरकार के अभी महीने भर भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सत्ता से चूक गई आरजेडी सीएम नीतीश को चैन से बैठने नहीं देना चाहती है। तेजस्वी यादव सीधे नीतीश पर हमले कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश है या फिर तेजस्वी किसी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? तेजस्वी के दांव को समझने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में घमासान मचा था। सीएम नीतीश रौद्र रूप में थे। बकवास ही बोल रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने झूठ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नीतीश इतने गुस्से में शायद ही कभी दिखाई पड़ते हैं। चुनाव के दौरान वो तेजस्वी पर तंज कसते नजर आए, लेकिन इस बार तो उनका पारा सातवें आसमान पर था। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सदन के अंदर नीतीश तेजस्वी के जिस बयान पर भड़के थे, तेजस्वी ने सदन से बाहर आकर उससे फिर से दोहराया। चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, अपना भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए, इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा। तेजस्वी के आक्रामक तेवर से नीतीश तिल मिलाए हुए हैं। जिस तेजस्वी को नीतीश बच्चा कहा करते थे, अब वही सीधी टक्कर दे रहा है। चुनाव में तेजस्वी ने अपना दम दिखाया। बिहार में जेडीयू नंबर 3 पर खिसक गई। नीतीश को भले कुर्सी मिल गई, लेकिन राजनीतिक कद तेजस्वी का बढ़ा। सरकार बनाने से चूके तेजस्वी चुप नहीं बैठे, उन्होंने नीतीश की नाक में दम कर रखा है। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से पिछले बार भी है और इस बार भी
चोर दरवाजे से। आरजेडी अब भी सरकार में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। तेजस्वी इस उम्मीद को लगातार हवा दे रहे हैं। आरजेडी खेमे में यह बात उछाली जा रही है कि दिवाली एनडीए ने मनाई तो होली उनकी ही होगी। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी 110 सीटों पर अटके महागठबंधन को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने का कोई जुगाड़ ढूंढ रहे हैं? नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले आरजेडी ने सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नाकामी हाथ लगी। लेकिन इसके बाद भी बिहार के सियासी गलियारे में जोड़ तोड़ की अटकलें थमी नहीं हैं। जो स्थिति है, भाजपा को छोड़ दिया जाए तो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और सुमित सिंह कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो जो स्थिति है, 110 का बहुमत है महागठबंधन के पास और इन्हें चाहिए 13 सीटों की जरूरत है। तो 13 सीटों में साहनी जी की 4 सीटें हैं, जीतन राम मांझी जी की 3 सीटें हैं, एक निर्दलीय 4 3 7 1 8 और एक लोजपा का हो गया 9 और 5 जो है ओवैसी साहब का है। तो 9 5 13 सीट हो जाते हैं। तो कभी भी सरकार से नाराजगी होने की स्थिति में ये 13 सीटें अगर आरजेडी के महागठबंधन के साथ आती है तो सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की। ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी महागठबंधन अब भी सरकार बनाने के जुगाड़ में लगी है। लेकिन हालातों में हो सकता है क्या क्या विकल्प हैं, आंकड़ों के साथ विस्तार से हम बताते हैं। आरजेडी के सामने फिलहाल जोड़ तोड़ के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस चुनाव में तेजस्वी ने पिता की छवि से खुद को अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेटे के लिए सिंहासन के मोह में फंसे लालू ने फिर से काम खराब कर दिया। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू के कथित फोन कॉल ने तेजस्वी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हाँ, पासवान की बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। लालू यादव का ये कथित फोन कॉल बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक ललन पासवान को आया था। ललन पासवान ने इस फोन कॉल को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्यों से को निर्वहन करने में बाधा पहुंचाना, उनका अपना कर्तव्य नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आता है, करप्शन का मामला है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। तो हम लोग निगरानी थाना में गए हैं और ये हम लोगों ने अपने पार्टी में विमर्श किया, सरकार ने विमर्श किया, अपने जो लीगल एडवाइजर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से कहा कि बनता है, मामला बनता है। हम लोग लोकतंत्र के मंदिर में हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो कानून का दरवाजा खटखटाए, वहाँ जाकर उनको शिकायत दर्ज कराए। लालू के कथित फोन कॉल ने आरजेडी को सवालों के घेरे में ला दिया है। आरजेडी फोन कॉल को फर्जी बता रही है, जबकि आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आरोप है कि ललन पासवान के अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगियों को भी लालू यादव का फोन आया था। वीआईपी के मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम का ऑफर था। बहुत सारे बात की है, लेकिन इस बात को रखना उचित नहीं है। जब समय पड़ेगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उचित नहीं। लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर कर रहा था कि हमारे साथ आके सरकार बनाइए। मैंने सुना कि आपको डिप्टी सीएम का पद वो ऑफर कर रहे थे, आपने ठुकरा दिया। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे सनफ मल्ला मेरा नाम है और मैं कोई चीज के पीछे कभी भागा नहीं, कभी भी भागूंगा नहीं। और निश्चित तौर पे एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे आगे। निश्चित तौर पर जेल मैनुअल का यह उल्लंघन है कि आप जो कैसे फोन अंदर में चला गया और फोन से वह बात करके यहाँ पर एनडीए के विधायक को तोड़ने में के लिए की कवायद में लगे। तो यह एक जांच का विषय है। तो यह जांच होगा, उसके बाद अगर स्टैब्लिश होता है तो फिर उन पर एक मामला होगा। अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो खुद स्वयं जेल में है कई वर्षों से लालू प्रसाद यादव। तो यह कोई बड़ा मुद्दा उसके लिए नहीं होने जा रहा है। यही होगा कि एक मामला और उन पर दर्ज होगा लालू प्रसाद यादव। लालू के कथित फोन कॉल से भले ही आरजेडी बैकफुट पर है, लेकिन तेजस्वी निशाना साध रहे हैं नीतीश पर। तेजस्वी ने सालों पुराने हत्याकांड का मामला उछालकर नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है। हमने तो यही कहा, 91 में केस था, केस हुआ, 2008-9 में फैसला आना था लेकिन टल गया, और 2019-20 में ये फैसला कैसे केस खत्म हो गया ये सब जानते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री
रहते हुए में क्या एसपी उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते। तेजस्वी ने एक ऐसे केस का हवाला देकर नीतीश से इस्तीफा मांगा जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से राहत मिल चुकी है। जाहिर है तेजस्वी की रणनीति नीतीश के नेतृत्व पर सीधा चोट करने की है। अब तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। अकेले दम पर उन्होंने महागठबंधन को इतनी सीटें दिलवाई और इसलिए वो लगातार हमलावर रहेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का मनोबल वो लगातार बढ़ाते रहेंगे। इसलिए वो लगातार हमलावर हैं और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को आसानी से काम करने देंगे। वैसे तो नीतीश सरकार के सामने फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हाशिए पर पहुंचे चिराग पासवान अटकलों को हवा देने में लगे हैं। फिलहाल तेजस्वी के रुख से साफ है कि वो अब बिहार में लंबी राजनीतिक पारी खेलने का मन बना चुके हैं। आरजेडी भले सरकार न बना पाई हो, लेकिन तेजस्वी यादव हार मानने को तैयार नहीं है। क्या तेजस्वी का ये तेवर पार्टी कार्यकर्ताओं में भले उत्साह और उम्मीद जगाता हो, लेकिन तेजस्वी की राहें अभी लंबी हैं। सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए तेजस्वी को अभी सब्र रखना होगा और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। कल ही यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून पर मुहर लगी और फिर आज पहला केस भी दर्ज हो गया। बरेली में इस कानून के फेर में फंसा आरोपी धर्म न बदलने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था। 26 अक्टूबर को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। महज धर्म न बदलने को लेकर एक सरफरे आशिक ने बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ ऐसी ही खतरनाक साजिश यूपी के बरेली का रहने वाला उवैस भी रच रहा था, जिसके खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उवैस साल भर से देवरनिया इलाके में रहने वाली एक लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और तो और धर्म न बदलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पीड़ित के पिता के मुताबिक आरोपी उवैस ने 1 साल पहले उनकी लड़की का अपहरण भी किया था। पुलिस ने लड़की को बरामद किया, लेकिन उवैस ने उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। स्कूल जाती थी, स्कूल परेशान करता था और स्कूल में वो भी पढ़ती थी, वो भी पढ़ता था और जब पढ़ के आता था रास्ता में उसे घेरता था और हमें हमारे लिए बहुत परेशान करता था। और अब जब वो वहाँ से यहाँ से ले गया लड़की के लिए पहला पहुँचा कर पूरी तरह हमने शादी कर दी उसकी। अब शादी के बाद जब भी वहाँ मिलता है रास्ते में सब लोग परेशान करते हैं हमको और धमकी देते हैं कि तुम्हें देखूंगा, तो इसलिए हमने पुलिस के लिए सूचना दी है। अब यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए कल ही लागू किए गए कानून के तहत उवैस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहाँ के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को पास का एक लड़का जिसका नाम उवैस है वो तंग करता है और लड़की पर दबाव बनाता है धर्मांतरण करने के लिए और शादी करने के लिए। पिछले साल भी इस लड़के ने मेरी लड़की का अपहरण किया था और लड़की को बम्बई ले जा रहा था। कल मुकदमा दर्ज किया गया है। कल ही उत्तर प्रदेश में ये विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू हुआ था, तो उसी की धारा 3 और 5 के तहत और अन्य आईपीसी की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मामला लव जिहाद से जुड़ा है और इस कानून के तहत ये पहला केस है। ऐसे में यूपी के आला अधिकारी भी फौरन हरकत में आए और जांच के बाद आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। उवैस अहमद नाम के व्यक्ति पे यह आरोप है कि एक बच्ची को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके और मारने पीटने की बात आई है। तो चूँकि 27 तारीख से ही ये अध्यादेश लागू हुआ है, तो अब आगे इस पे कार्रवाई जो भी होगी वो नियमानुसार और विधिक तरीके से की जाएगी और इस संबंध में हमारे जो सभी फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनको संज्ञानित किया जा चुका है। यूपी में लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश को कल ही राज्यपाल ने मंजूरी दी, जिसके बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो गया है। इस कानून के मुताबिक
यूपी में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को 1 से 5 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। अगर पीड़ित SC/ST समुदाय की नाबालिग या महिला है तो जुर्माना 25,000 और सजा 3 से 10 साल तक की होगी। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ कई बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेलने वालों की अब खैर नहीं है। हरियाणा की खाप ने सर्वसम्मति से किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। खाप से जुड़े किसान भी कल से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा की खाप ने सर्वसम्मति से किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। खाप से जुड़े सभी किसान भी कल से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और देखिए, कृषि बिलों को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों ने केंद्र के बुराड़ी मैदान में जमा होने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने साफ साफ कहा है कि वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक में किसानों ने फैसला किया है कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। केंद्र सरकार चाहती थी कि किसान बुराड़ी मैदान में इकट्ठा हो, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जमा है। किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर टिके हुए हैं। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है मॉनिटरिंग के लिए यहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो यहां पर लगाया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहीं कोई उपद्रवी तत्व तो नहीं है, तो तमाम जो एहतियात हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं। और ये ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्रोन की तस्वीरों में पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है वो आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं टीकरी बॉर्डर पर, बाकायदा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। और ये ड्रोन की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर एक तरीके से आपको पूरा का पूरा जो एरियल व्यू है वो टीकरी कला बॉर्डर पर ये ड्रोन कैमरे की मदद से नजर आएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। पूरे के पूरे जो बॉर्डर्स पर किसान टिके हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके लिए ड्रोन कैमरे का भी यहाँ पर बॉर्डर्स पर इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, किसान संगठनों का रुख सामने आने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर उनसे अपील की है कि बातचीत की टेबल पर उन्हें आना चाहिए। 3 राउंड की बातचीत हो गई है और चौथे दौर की बातचीत के लिए 3 तारीख पहले से ही तय थी। ऐसे में बातचीत को जारी रखना ही इस समस्या का समाधान होगा। ये भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, दिल्ली में 5,000 से कम पर कोरोना के मामले आए हैं। अब तक लगातार जो कोरोना मामले आ रहे थे वो 5,000 से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में अब कोरोना के मामलों का ग्राफ घटता हुआ दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन 5,000 से कम मामले आए हैं और दिल्ली में 7 नवंबर के बाद अब तक सबसे कम मौत हुई है। 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत हुई है, जो 7 नवंबर के बाद सबसे कम संख्या है।